लो दोस्तों, तो जैसे कि हम सब सीटेट पेपर 2 के लिए एसएसटी जो 60 नंबर या 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उन उन 60 नंबर के लिए हम सब कक्षा 6 से 8 तक के एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि हम सबका कक्षा 6 का हिस्ट्री का जो एनसीईआरटी है उसको हम पूरा समाप्त कर चुके हैं। तो अगर वीडियो देखना हो तो आप सब चैनल को विजिट करके जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना है। और जैसे कि हम सब की एक अच्छी तरीका ये है कि हम सब जितने पेज को पढ़ते हैं उस पेज से संबंधित जितना प्रश्न रहता है पहले उसको डिस्कस करके तब ही आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, और आशा है कि आप सबको अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य मित्रों को भी भेजिए, जिससे उनको अभी जो पैसा कहीं पर बचे, कहीं पर नोट्स ले या और कोई कहीं से ले, इससे बच जाएं। क्योंकि सभी लोग क्या होता है कि इन्हीं एनसीईआरटी के चैप्टरों से कॉपी पेस्ट करके अपना पीडीएफ बनाकर आप सबको बेवकूफ़ बनाकर नोट्स के तौर पर भेजते हैं। तो जैसे कि हम बताएं आपको कि हम देखिए पढ़े हैं, हाईलाइट किए हैं, जैसे ही ऐसे ही पूरा सेम टू सेम पीडीएफ हम टेलीग्राम पर भेज देते हैं। अगर आप सबको अच्छा नहीं लगता वीडियो से तो हम इस पीडीएफ को भेजते हैं टेलीग्राम पर। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो उससे जुड़कर आप टेलीग्राम से इस पीडीएफ को प्राप्त करके इसको अपने मन से रीड कर सकते हैं। तो चलिए अब समय वेस्ट न करते हुए हम सब अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। तो आज देखिए हम सबका कक्षा 6 का जो भूगोल है उसका जो पहला पार्ट है उसको हम सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो आज का चैप्टर का जो शीर्षक है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी, पृथ्वी और ऊपर जो आकाश में सौर मंडल है, इन्हीं के बारे में हम सब आज पढ़ेंगे। तो देखिए, हालांकि देखिए ये तो कहानी ही है, पर अगर कहानी से ही शुरू करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा और आप सबको आगे चल के समझ में भी आएगा। तो देखिए दोस्तों, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इतनी संख्या बढ़ती जाती है आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटे छोटे चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं धुंधले भी होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हैं। इसमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आपको ध्यान से देखेंगे या आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से भिन्न रहती है। मतलब कुछ धीमे टिमटिमाते हैं तो किसी की प्रकाश एकदम थोड़ा ज़्यादा होती है, अलग अलग भिन्न प्रकाश वाले होते हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा से के समान चमकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, तो इसमें बताया गया कि जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है, जब रात होने वाली रहती है, तो जैसे कि आप सब आकाश की तरफ देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है। जैसे जैसे रात होता है या रात गहरी होती है, पहले तो कुछ ही कहीं कहीं तारे दिखते रहते हैं। फिर क्या होता है, जैसे ही 11-12 बजता है, अचानक से आप तो गिन नहीं सकते इतना तारे हो जाते हैं। और जो इसमें बताया गया कि जो तारे होते हैं उनकी जो प्रकाश होती है ये लिमिट नहीं रहती है, किसी का कम, किसी का ज़्यादा, किसी का एक दूसरे से भिन्न रहता है, आकार में भी, चमकने में भी। तो यही इसमें बताया गया है। तो आगे देखिए दोस्तों, हालांकि देखिए अभी बता दें इन सबसे प्रश्न नहीं पूछता, जहाँ से प्रश्न पूछेगा हम उसको हाईलाइट किए बताएंगे और तुरंत इस पेज से संबंधित प्रश्न भी बताएंगे। तो ये तो हम आप सबकी बस कहानी इस पाठ की जुड़ने के लिए ऐसे कहानी बताएं, क्योंकि अगर ये कहानी नहीं बताएंगे तो आप सबको इंटरेस्ट नहीं होगा इस चैप्टर को पढ़ने में। तो आगे देखिए, इन चमकीले वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं।
यह अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद उसके बाद पूर्णिमा के बस एक दिन जस्ट बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात या जो पूर्णिमा की रात, पूर्णिमा के दिन जो जिस दिन हमें पूरा 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 चंद्रमा दिख जाता है उसको हम पूर्णिमा कहते हैं। उसके एक दिन बाद उसके बाद जो होता है उसको हम अमावस्या के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, अमावस्या होते हैं ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान को अवलोकन या अच्छी तरह से देख सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीले वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया इसमें कि चंद्रमा जो होता है उसको हम सिर्फ और सिर्फ महीने में एक बार हम उसको पूर्ण चंद्रमा के रूप में देख सकते हैं और उसके बाद जिस दिन देखते हैं उसको हम पूर्णिमा कहते हैं। जिस दिन हम पूर्ण चंद्रमा को देखते हैं उसको हम पूर्णिमा कहते हैं। याद रखना दोस्तों, जैसे कि आप सबको अगर पता होगा, कोई श्रेष्ठ लोग या कोई आपके दादा दादी बताए होंगे कि महीना में 2 पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। तो 15 दिन जैसे ठेठ में बोला जाए तो बोलते हैं 15 दिन अजुरिया रहता है और 15 दिन अनियरिया रहता है। तो देखिए, जो अजुरिया रहता है उसको हम पूर्णिमा बोलते हैं। पूर्णिमा मतलब चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में आने के लिए तत्पर रहता है। एक एक कला दिखाते 14 दिन के बाद 15वें दिन पूर्णिमा अपने पूर्ण रूप में आ जाता है, उसको हम पूर्णिमा कहते हैं। और 15 दिन अमावस्या रहता है जिसको हम अन्हरिया बोलते हैं। तो आशा है समझ में आ गया होगा। और इसमें बताते हैं कि जैसे तर्क दिए कि जैसे कि हम सब जो चंद्रमा रात को दिखती है या जो चंद्रमा है उसको हम रात को देखते हैं, दिन को क्यों नहीं देख पाते हैं? तो इसमें बताया गया कि जो सूर्य है, दिन में जब सूर्य उदित हो जाते हैं तो जो सूर्य का प्रकाश है तो चंद्रमा के प्रकाश को ढक देता है। अब जैसे दोस्तों किसी भी घर में एग्जाम्पल के लिए जैसे आप देखते हैं कि अगर टार्च बारिए और पूरा कमरे की लाइट बंद कर दीजिए तब उस टार्च की रोशनी दिखेगी। बस जैसे ही अगर उस कमरे में 3-4 लाइट लगाकर कुल सब लाइट ऑन करके और तब थोड़ा टॉर्च बारोगे तो टार्च का जो प्रकाश रहेगा वो फीका पड़ जाएगा, अर्थात धीमा पड़ जाएगा, जिससे आपको वो नहीं दिख सकता और अन्य लाइटें आप लगाए हैं कमरे में वो दिखता रहता है आपको। तो ऐसे ही सूर्य और चंद्रमा से रिलेटेड है। आगे देखिए दोस्तों, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से पूछा गया है प्रश्न, आगे प्रश्न बनाए गए हैं। तो जैसे पूछा जाता है कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। और देखिए दोस्तों, ये पूरा वाक्यांश ही उठाकर रख देता है। तो इसको आप ठीक से पढ़िए कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। तो याद रखना दोस्तों, सूर्य, चंद्रमा और सभी तारे या जो भी वस्तु है जो रात को चमकते हैं उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। बस याद रखना इस पॉइंट को कि वे जो रात में चमकते हैं उन्हीं को हम खगोलीय पिंड बोलेंगे। आगे देखिए, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं तो कोई गैस से बने होते हैं। तो बताया गया इसमें कि जो खगोलीय पिंड होते हैं तो इस जो पिंड होते हैं वे कोई छोटे छोटे कोई बड़े बड़े आकार के होते हैं और ये खगोलीय पिंड गैसों से बने होते हैं।
इसको भी याद रखना दोस्तों। कोई लोग इन सब बातों को ध्यान नहीं देता है, छोटी मोटी बातों को, और जब आ जाता है एकदम पूरा पैराग्राफ तब उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार गैसों से कि पिंडों से कि पत्थरों से, ऐसे। तो याद रखना दोस्तों, उल्का पिंड तो आप जान गए, पर उल्का पिंड किससे बनता है इसको भी याद रखना कि उल्का पिंड गैसों से बने होते हैं। आगे देखिए, इनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होती है। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पर भी कि जो ये उल्का पिंड होते हैं, खगोलीय पिंड, ये सब इनके पास अपना उष्मा और प्रकाश होता है। इनके पास अपना उष्मा और प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। याद रखना आगे चल के कि इन जो खगोलीय पिंड होते हैं, इन्हीं खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। पेज को सही से पढ़े होंगे तो जस्ट इस प्रश्न का उत्तर सही सही दे सकते हैं आप। तो देखिए, जैसे कि निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड हैं? निम्न में से ये जो दिया गया है इसमें से कौन से खगोलीय पिंड हैं? तो देखिए, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड। उल्का पिंड। तो जैसे कि हम बताएं दोस्तों इसमें कि खगोलीय पिंड उसे कहते हैं सूर्य को, चंद्रमा को और सभी वस्तुएं जो रात में चमकते हैं उसको हम खगोलीय पिंड कहते हैं। तो जैसे कि हम देखा कि जो सूर्य है, चंद्रमा है, ये पृथ्वी, उल्का पिंड, ये सभी खगोलीय पिंड हैं। ये सभी खगोलीय पिंड हैं। ये देखिए दोस्तों, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि किस खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, तो जिन खगोलीय पिंडों के पास अपना उष्मा या प्रकाश होता है उस हम खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। तो इसमें देखिए, जो आकाश में बड़ा होता है, नहीं, जिनके पास अपनी उष्मा और प्रकाश होती है, हाँ, जिनके पास अपनी उष्मा और प्रकाश नहीं होती है, गलत। जो अपने अक्ष में घूमते एक दूसरे के पिंड को परिक्रमा करते हैं, गलत। तो इसमें क्या है कि जिसके पास या जिस पिंड या जिस खगोलीय पिंड के पास अपनी उष्मा और प्रकाश होती है उसे हम खगोलीय पिंड को तारा कहने लगते हैं। आगे यहाँ से, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी उष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं या छोटी दिखाई पड़ती हैं। देखिए, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। तो देखिए, कहानी था, बट देखिए प्रश्न यहाँ से बनता है कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल है। तो याद रखना कि जो तारे हैं, ये जो तारे होते हैं, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृति को नक्षत्र मंडल कहते हैं। फिर से देखिए, तारों के समूह को विभिन्न या बनाई गई आकृति को नक्षत्र मंडल कहते हैं। आगे देखिए, अब आर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। तो जैसे आगे चल के पूछेगा कभी कि ये आर्सा मेजर या बिग बियर क्या है, तो याद रखना ये नक्षत्र मंडल है। आगे देखिए, बहुत आसानी से पहचान में आने वाली नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्त मतलब सात ऋषि या सात संत जो ऋषि मतलब संत, ये सात तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल आर्सा मेजर या आर्सा मेजर का भाग है। तो कभी पूछता है कि ये जो सप्तऋषि हैं ये क्या हैं, तो ये जो सप्तऋषि हैं ये भी क्या है, ये नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि भी नक्षत्र मंडल है। और बताया गया कि ये जो सप्तऋषि हैं ये आर्सा मेजर के ही का है भाग है। आगे देखिए,
हो। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाए। मतलब आप देख सकते हैं। आगे देखिए, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। इसके पहले जब हो था, इस समय तो आधुनिक आ गया है, आधुनिकरण हो गया है, सब लोग एक से एक टेक्नोलॉजी आ गया है। पर इसके पहले जब करीब लाख, 1.5 लाख, 2 लाख साल पहले क्या होता था कि जो दिशा का ज्ञान होता था, ये प्राचीन समय में रात्रि में जब होता था दिशा का ज्ञान, तो ये उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव। तो देखिए दोस्तों, क्या बात आगे क्या लिखा है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों के माध्यम से, किसके माध्यम से? तो जो आकाश में तारा दिखाई देते हैं, इसी के माध्यम से करते थे। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है। इस तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। तो याद रखना दोस्तों, उत्तरी की तारा को हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र आगे देखिए, यहाँ से कि कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होता है। तो जो खगोलीय पिंड में क्या होते हैं कि जो कुछ खगोलीय पिंड में तो होता है, जो प्रकाश और ऊष्मा उनमें होता है। तो जिसमें प्रकाश और ऊष्मा खुद होता है, तो वे तो तारे की संख्या में आ जाते हैं। जिसके पास ऊष्मा और प्रकाश रहता है, वो तारा की संख्या में आ जाता है। पर और बताया गया कि कोई पिंड है जिसके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं है, वे तारों के प्रकार से प्रकाशित होते हैं, उसे ग्रह कहते हैं। तो इन दोनों में अच्छी तरह से एकदम भेद जान लीजिए कि बताया गया कि खगोलीय पिंड, ये खगोलीय पिंड ही है। तो जिन खगोलीय पिंडों में ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, वे ग्रह में आ जाएंगे या उसको ग्रह कहने लगेंगे। और जिसके पास होंगे उसको तारा कहा जाएगा। तो ये याद रखना, ये बहुत बारीकी वाला चीज़ है। अगर कहीं जल्दी में आ गया, कहीं प्रश्न इधर उधर करके, तो गलत करके आओगे। तो आगे देखिए, ग्रह जिसे अंग्रेजी में इसी ग्रह को याद रखना, ग्रह जिसके पास अपना ऊष्मा प्रकाश नहीं होता है, तो ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण अथवा चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। जिस पर हम रहते हैं पृथ्वी पर, वो भी एक क्या है? पृथ्वी भी हमारी जिस पर हम रह रहे हैं, वो भी एक ग्रह है। तो इसको भी याद रखना। आगे देखिए, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। जिस पर हम रह रहे हैं पृथ्वी भी एक ग्रह है, और ये पृथ्वी ग्रह है। और यह पृथ्वी किससे प्रकाशित हो रही है? तो याद रखना, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रही है। जैसे कि हम सब जानते हैं, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है पृथ्वी का पर यह चंद्रमा की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। तो जैसे बताया गया कि अगर पृथ्वी को भी दूर से देखा जाए, दूर से मतलब अब ऊपर दूर से अगर चंद्रमा से देखा जाए, तो पृथ्वी भी ऐसे चमकती हुई दिखाई देती है। आगे देखिए, यहाँ पर बताया गया कुछ रोचक तथ्य। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस तथा इन चारों के छल्ले हैं। यहाँ बताया गया कि जो बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, इन सब के इन सब के चारों ओर छल्ले हैं। जैसे ग्रह है, जैसे ये ग्रह हो गया, अब ग्रह के चारों ओर ऐसे चारों ओर छल्ले हैं, छल्ले ऐसे घूमते हैं। अभी हम दिखाएंगे इसको, बस इतना भी देख लेना कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस छल्ले विभिन्न पदार्थों, असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बने होते हैं। जो छल्ले होते हैं, जो छल्ले के रूप में घूमते हैं, वे छल्ले किससे बने होते हैं? तो पदार्थों से, असंख्य पदार्थों से बने होते हैं। पृथ्वी के इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। आगे देखिए, अब देखिए प्रश्न आ गया हम सबका,
तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को क्या कहते हैं? जो तारे हैं, तारा के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई आकृति को हम क्या कहते हैं? अभी जस्ट हमने पढ़ाया कि इसको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल। आगे देखिए, अंतरिक्ष से संबंधित आर्सा मेजर या बिग बियर का संबंधित है। तो जो हम बताए कि भी जो आर्सा मेजर या बिग बियर है ये क्या है? तो यही नक्षत्र मंडल है, यही नक्षत्र मंडल है। देखिए आगे, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? जैसे अभी हमने बताया कि देखिए जो आकार में बड़ा होता है, नहीं ये बात नहीं है। जिसके पास अपनी ऊष्मा या प्रकाश होती है, जिनके पास अपना ऊष्मा या प्रकाश नहीं होती है, जिनके पास अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो देखिए हम बताए थे जैसे अभी हम कि जो ग्रह होते हैं तो इनके पास अपना ऊष्मा या प्रकाश नहीं होता है। ग्रह के पास अपना ऊष्मा या प्रकाश नहीं होता है, ग्रह कहा जाता है। तो देखिए ग्रह उसे कहते हैं जिनके पास ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, और तारा उसे कहा जाता है जिसके पास ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसके पास ऊष्मा और प्रकाश होता है। तो ये दोनों बातों को याद रखना। इसमें बताया ग्रह, तो ग्रह के पास ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। आगे